नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम रीड सी टेट से संबंधित जो हिंदी भाषा की यूनिट सेकेंड एंड थर्ड जो है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये यूनिट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकेंड दोनों स्टैंडर्ड के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इस यूनिट में जितने भी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आएंगे वो व्याख्यात्मक रूप से आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। ये यूनिट आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं यूनिट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसमें एक गद्यांश आता है, उससे संबंधित आपको व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले हम ये गद्यांश पढ़ते हैं और इसमें जो अंडरलाइन जो शब्द हैं उनसे आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजस्थान की जो मिट्टी है वो वीरता की समाधि है। तो यहाँ समाधि से संबंधित क्वेश्चन आएगा। यह बलिदानियों की धरती है। दुर्गादास राठौड़ व पन्नाधाय की स्वामी भक्ति इसके कण कण में व्याप्त है। राजस्थान में शरणागत की रक्षा तथा देशभक्ति की अनूठी मिसाल देखने को मिलती है। राणा प्रताप का त्याग और बलिदान, हमीर का प्रण, मीराबाई की आध्यात्मिकता। तो यहाँ प्रण से संबंधित भी क्वेश्चन आएगा। रामदेव का सांप्रदायिक सद्भाव इसी धरती पर पलवित हुए हैं। आज भी राजस्थान की माटी में देशभक्ति की सुगंध आती रहती है। तो ये जो वाक्य है इससे संबंधित भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसकी मिट्टी तिलक करने योग्य है। यहाँ यह आने वाली पीढ़ी को देशभक्ति, मानवता तथा पारस्परिक प्रेम का अनवरत संदेश देती है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द जो समाधि था, इस समाधि शब्द में लिंग पूछा है कि इस समाधि शब्द में कौन सा लिंग है। तो लिंग आपको पता है, नर या मादा जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। ये एक पुल्लिंग होता है और स्त्रीलिंग होता है। एक नपुंसकलिंग होता है जो संस्कृत में काम में लिया जाता है। तो इसमें पूछा है ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या दोनों है या इनमें से कोई भी नहीं। तो आप लिंग की पहचान किस आधार पर कर सकते हैं कि समाधि जो है ये बनी है या फिर बना है। तो इस आधार पर आप लिंग की पहचान कर सकते हैं। महाराणा प्रताप का समाधि बना है या महाराणा प्रताप की समाधि बनी है। तो ये बनी है, तो इस आधार पर ये स्त्रीलिंग शब्द है। या अच्छा अच्छी लगाकर भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे समाधि अच्छी है या समाधि अच्छा है, तो जो उचित बैठता है वही उसका लिंग होता है। तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग क्या होते हैं, जो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आपको अभी बताया है समाधि बनी है या फिर समाधि बना है। अगर समाधि बना होता तब ये पुल्लिंग होता, मगर ये कोई उचित वाक्य नहीं बनता। और समाधि बनी है ये उचित वाक्य है। तो ये बनी जो है ये स्त्री जाति का बोध करवा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। प्रण जो शब्द है ये रेखांकित शब्द था, इसमें प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा वचन प्रयुक्त हुआ है। वहाँ लिंग पूछा था, यहाँ वचन पूछे। वचन का अर्थ होता है संख्या, कि संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। ये भी दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन, मगर संस्कृत में ये 3 होते हैं। इसमें एक द्विवचन और होता है। एक वचन में एक का बोध होता है, द्विवचन में 2 का बोध होता है और बहुवचन में 2 से अधिक का बोध होता है। मगर हिंदी में द्विवचन बहुवचन
में ही आता है। तो यहाँ प्रण जो शब्द है इसका वचन पूछा है। तो ये एक वचन है या फिर बहुवचन है या फिर सदैव एक वचन है या फिर सदैव बहुवचन है। अगर प्रण एक वचन है तो फिर इसका बहुवचन भी बनना चाहिए। तो प्रण का बहुवचन बनता है या नहीं बनता है? ये नहीं बनता है। फिर ये सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है या सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो इसकी भी पहचान हम लिंग की तरह ही करेंगे। तो प्रण का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। तो किसी ने प्रण किया या लिया, या किसी ने प्रण किए या लिए, तो ये कौन सा लगता है आपको? प्रण किया जाता है या प्रण किए जाते हैं? प्रण लिया जाता है या प्रण लिए जाते हैं? तो हम देखते हैं कि उचित वाक्य तो यही बनेगा, प्रण लिया जाता है या प्रण किया जाता है। तो वो एक वचन में ही आता है, इसमें एक का ही बोध हो रहा है। और अगर प्रण लिए जाते हैं तब वो बहुवचन में है, मगर ये प्रण जो है ये हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, क्योंकि प्रण लिए जाते हैं ये उचित वाक्य नहीं बैठता। प्रण लिया या फिर प्रण लिए, तो प्रण लिया जाता है। इसी प्रकार अगर प्राण शब्द में पूछें तो प्राण निकला या निकले, तो प्राण जो है वो बहुवचन है, क्योंकि प्राण तो निकलते हैं ना कि प्राण निकला। तो प्रण तो सदैव एक वचन में आएगा और प्राण जो है वो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। एक ही प्राणी या वस्तु की संख्या का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। फिर हम थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, राजस्थान की मिट्टी में देशभक्ति की सुगंध रहती है। तो इस वाक्य में काल पूछा है। काल मतलब समय। इसमें समय पूछा है कि यह वाक्य कौन से समय में घटित हुआ है। तो समय को तीन आधार पर बांटा जाता है। एक समय जो गुजर चुका है उसको बोलते हैं भूतकाल। इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में था, थे, थी, कि वह चला गया था, मतलब वो गुजर चुका है। एक होता है वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, उसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में है। वह जा रहा है, मतलब वर्तमान समय चल रहा है। और एक होता है भविष्य काल, उसकी पहचान होती है अंत में गा, गे, गी, कि वह पढ़ेगा। गा अंत में आ गया तो इसका अर्थ है भविष्य के बारे में वो बोध करा रहा है कि वो आगे आने वाले समय में पढ़ेगा। तो यहाँ इस वाक्य में ये काल पूछा है। राजस्थान की मिट्टी में देशभक्ति की सुगंध आती रहती है। तो यहाँ है आ गया, इसका मतलब आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इनमें से कौन सा हो सकता है। तो ये यहाँ ऑप्शन में देखें तो वर्तमान काल 3 में है, भूतकाल 1 में है। तो ये भूतकाल होता तो था, थे आते, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब 3 में बताना है कि राजस्थान की मिट्टी में देशभक्ति की सुगंध आती रहती है, मतलब इसमें संभावना की कोई बात है नहीं, तो ये संदिग्ध वर्तमान है नहीं। और ये वाक्य जो है ये आती रहती है, मतलब ये अधूरा वाक्य भी नहीं है, इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल भी ये नहीं होगा। ये है सामान्य वर्तमान काल, आती रहती है। अब देखते हैं कि जब वाक्य के अंत में ता, ती, ते और साथ में है का प्रयोग होता है तो वो सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे रहता है, रहती है, रहते हैं, तो ये सभी सामान्य वर्तमान काल में प्रयुक्त होता है। और अगर वाक्य के अंत में ऐसे आए रही होगी या रहा होगा या रहते होंगे, तो ये संदिग्ध का बोध करा रहा है। और होंगे का मतलब वर्तमान काल, इसी काल के बारे में, कि इसी जो वर्तमान समय में घटित हो रहा है उसका बोध करवा रहे हैं। अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान होती है कि वाक्य के अंत में आ रही है या आ रहा है या आ रहे हैं, मतलब वो पूर्ण वाक्य नहीं है, वो कंटिन्यू हो रहा कार्य का बोध करवा रहा है। और अगर
वाक्य के अंत में आती रही है, मतलब वो पहले का बोध करा रहा है, पहले जो समय गुजर चुका, मतलब आती रही है या वो आता रहा है या वो आते रहे हैं। तो ये आसन भूतकाल का बोध करवा रहा है। फिर परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से घटित होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है प्रेम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो ये लिंग से संबंधित है, तो यहाँ प्रेम शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है। इसका मतलब आपको ये तो पता चल गया प्रेम क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है, तो इसका स्त्रीलिंग प्रेमी होगा या प्रीत होगा या प्रीति होगा या परिणय होगा। तो प्रेम किया जाता है, मतलब ये तो पुल्लिंग शब्द है। प्रेमी मिला या मिली, तो ये तो पुल्लिंग हो गया। प्रीत निभाया या निभाई, तो ये स्त्रीलिंग हो गया, मगर ये प्रेम का स्त्रीलिंग नहीं है। प्रीति की जाती है या किया जाता है, तो प्रीति की जाती है। ये प्रेम का ही स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, प्रीति होता है। परिणय होता है विवाह बंधन में बंधना। तो इसका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है प्रेम किया जाता है या की जाती है, ऐसी प्रीति की जाती है या किया जाता है। इस आधार पर प्रेम प्रीति का वचन वो लिंग चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीढ़ी शब्द का बहुवचन रूप होगा। यहाँ वचन से संबंधित क्वेश्चन है, तो पीढ़ी है वो एक वचन है, तो इसका बहुवचन बनाते हैं तो क्या होगा, इसका बहुवचन रूप होगा पीढ़ियाँ। मगर यहाँ चारों ऑप्शनों में पीढ़ियाँ दे रखा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। पीढ़ियाँ 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 पीढ़ियाँ, तो बहुवचन में क्या होता है, एक वचन का बहुवचन बनाएंगे तो जो अंतिम स्वर की मात्रा है वो दीर्घ होती है, तो वो लघु होकर अंत में या लग जाता है। या के ऊपर क्या लग जाता है, अनुस्वार। अनुस्वार तो वो होता है बिंदु वाला, और ये अनुनासिक जो चंद्र बिंदु वाला होता है, तो अनुनासिक उसके अंत में उस या के ऊपर लग जाता है। तो अब देखो इसमें अनुनासिक 2 के लगा है, ऑप्शन 2 और 3 के, तो ऑप्शन 1 और 4 तो वैसे ही गलत हो गए। अब ऑप्शन 2 में देखें तो जो स्वर की मात्रा है वो बड़ी ही दे रखी है, मतलब दीर्घ स्वर ही दे रखा है। तो इसमें क्या होता है, बहुवचन रूप बनाएंगे तो वो स्वर जो है वो लघु होना चाहिए, मतलब मात्रा छोटी होनी चाहिए। तो ऑप्शन 3 में ढी की जो मात्रा है वो छोटी है और या के ऊपर अनुनासिक लगा है, मतलब ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, पहले इसका देख लेते हैं। अंतिम स्वर मात्रा को ह्रस्व कर उसमें या जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। संज्ञा के जिस रूप से संख्या के एक से अधिक होने का बोध होता है उसको वचन कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की मिट्टी तिलक करने योग्य है। वाक्य का अपूर्ण वर्तमान काल क्या होगा। कि ये जो वाक्य दे रखा है, इस वाक्य का आपको अपूर्ण वर्तमान काल बनाना है। तो राजस्थान की मिट्टी तिलक करने योग्य है, तो अभी आपने ऊपर देखा होगा अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान क्या थी, ये थी राजस्थान की मिट्टी तिलक करने योग्य रही होगी, या फिर राजस्थान की मिट्टी तिलक योग्य हो सकती है, या फिर राजस्थान की मिट्टी तिलक योग्य रही है, या फिर राजस्थान की मिट्टी तिलक योग्य रहेगी। तो इसमें अपूर्ण वर्तमान काल पूछा है, तो अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में देखा अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है, अंत में रहा है, रही है, रहे होंगे ऐसे आता है। तो इसमें रही है, ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। रही है, रहे हैं, रही होंगी और अंत में है जरूर आता है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है, राजस्थान की मिट्टी तिलक योग्य रही होगी, तो इसमें होगी दे रखा है, मतलब ये संदिग्ध है, संदेह का बोध प्रकट कर रहा है।
ऑप्शन 2 है राजस्थान की मिट्टी तिलक योग्य हो सकती है। तो इस हो सकती है तो इसमें संभावना प्रकट की गई है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ऑप्शन 4 है राजस्थान की मिट्टी तिलक योग्य रहेगी। इसका मतलब ये सातत्य बोधक वर्तमान काल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। वचन से संबंधित असंगत विकल्प कौन सा है? तो यहाँ वचन से संबंधित विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें चारों शब्द जो हैं या चारों ऑप्शन जो हैं वो वचन से ही संबंधित हैं, मगर इसमें एक जो है वो असंगत है। या तो इसमें 3 एकवचन और 1 बहुवचन, या फिर 3 बहुवचन और 1 एकवचन, ऐसे ये शब्द हो सकते हैं। तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है होश, दूसरा है जनता, तीसरा है जन समूह, चौथा है दूध। तो हम उस ट्रिक के आधार पर इसको आसानी से पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा असंगत है। होश आया या होश आए, इसका वो मुहावरा भी है, उसके तो होश उड़ गए। तो होश उड़ना वो मुहावरा है। तो होश उड़ गए मतलब ये कौन सा वचन है? बहुवचन है। होश में आना एक वचन हो जाता है, मगर ये होश जो है ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। जनता खड़ी है या जनता खड़े हैं, तो यहाँ जनता खड़ी है मतलब एक का बोध करा रही है, तो ये एक वचन है। जन समूह है इकट्ठा है या जन समूह इकट्ठे हैं, तो ये भी एक वचन का बोध करवा रहा है, जन समूह इकट्ठा है। दूध पिया या दूध पिए, तो दूध पिया ये भी एक वचन है। तो इसमें ऑप्शन 1 जो है वो असंगत है, वो बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 8 है लिंग की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? तो यहाँ लिंग की दृष्टि से आपको असंगत विकल्प छांटना है। या तो इसमें 3 पुल्लिंग है, 1 स्त्रीलिंग है, या फिर 1 पुल्लिंग है और 3 स्त्रीलिंग है। तो इसमें बलिदान, तिलक, सुगंध, संदेश, तो ये 4 शब्द दे रखे हैं। तो आपको लिंग पहचानना है। तो ट्रिक के आधार पर देखते हैं बलिदान होता है या बलिदान होती है। सैनिक का बलिदान हुआ, मतलब ये तो पुल्लिंग है। तिलक किया जाता है या तिलक की जाती है, उसके माथे पर तिलक किया गया, मतलब ये भी पुल्लिंग है। तो इसका मतलब 2 पुल्लिंग आ गए, तो इसमें एक और शब्द जो है वो पुल्लिंग है और एक शब्द स्त्रीलिंग है। संदेश आया या संदेश आई, तो संदेश आया मतलब संदेश पहुंचा या संदेश पहुंची, तो ये भी पुल्लिंग है। सुगंध जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। सुगंध आया या फिर सुगंध आई, तो फूलों की सुगंध आती है, न कि फूलों की सुगंध आता है। तो यहाँ स्त्रीलिंग आई आया के आधार पर यह सुगंध जो है ये स्त्रीलिंग है और अन्य सभी जो शब्द हैं वो पुल्लिंग हैं। नेक्स्ट राजस्थानी शब्द जो है वो पिलान। तो पिलान एक राजस्थानी शब्द है, इसका हमें अर्थ बताना है कि पिलान क्या होता है। ये एक प्रकार का वस्त्र है या फिर लोहे की बनी पाइपनुमा आकृति होती है या फिर ऊंट के ऊपर रखने की काष्ठ निर्मित वस्तु होती है या फिर एक प्रकार की मिठाई होती है। तो राजस्थान से संबंधित बताना है तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऊंट के ऊपर रखने की एक काष्ठ निर्मित वस्तु पिलान। थेपड़ी या जो कंडे होते हैं वो होते हैं गोबर से निर्मित तवे के समान आकृति के, उनको बोलते हैं राजस्थानी भाषा में थेपड़ी। नेक्स्ट है गांवों में दूध मथने की क्रिया जिस काष्ठ निर्मित चौकोर आकृति के अंदर बर्तन रखकर की जाती है उसको क्या कहते हैं? तो आपने गांवों में देखा होगा सुबह सुबह जब वो जमाया हुआ दूध उसको बिलोते हैं तो वो किस
काष्ठ निर्मित आकृति के अंदर रखकर उसको भिगोते हैं। आजकल तो वो लाइट वाली मशीन आ चुकी हैं, उससे संबंधित नहीं पूछा है, ये प्राचीन समय से संबंधित पूछा है। तो एक काष्ठ निर्मित ऐसी आकृति होती है, उसके एक ऊपर डंडा होता है, उस डंडे में रस्सी डलती है 2। फिर एक काष्ठ निर्मित वस्तु और होती है, उसके नीचे 4 लकड़ियां होती हैं, फिर उसके रस्सी लपेट कर उसको खींचा जाता है, कभी इस साइड कभी उस साइड। तो ये चारों जो लकड़ियां ये उस दूध के अंदर घूमती रहती हैं और उससे मक्खन अलग आ जाता है और छाछ अलग निकल आती है। तो वो पूछा है, उसको नैड़ी बोलते हैं या फिर बटोड़ा बोलते हैं या जामन बोलते हैं या फिर बरोटी बोलते हैं। तो ये काष्ठ निर्मित जो चौकोर आकृति की और ऊपर डंडा लगा रहता है, इसको नैड़ी बोला जाता है। फिर जो बटोड़ा है ये क्या होता है, ये कंडों का समूह होता है। और जो जामन होता है ये होता है दूध का दही बनाना। गर्म दूध को ठंडा करके उसमें कुछ छाछ या दही का अंश डालते हैं तो वो जम जाता है, वो जामन होता है। बरोटी होता है घास फूस का एक गट्ठर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। मेले से खरीदा गया ऊंट रास्ते में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस वाक्य में उद्देश्य कौन सा है? तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। तो यहाँ उद्देश्य पूछा है, मेले से ऊंट रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त। तो उद्देश्य जो होता है वो तो होता है कर्ता और विधेय जो है वो होती है क्रिया। तो यहाँ कर्ता कौन है? ऊंट यहाँ कर्ता है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। और मेले से मतलब कर्ता से पहले उसका विस्तार आता है, कर्ता विस्तार, तो वो उद्देश्य विस्तार हो गया मेले से। और दुर्घटनाग्रस्त हो गया विधेय, और रास्ते में ये विधेय का विस्तार हो गया। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य कर्ता और विधेय क्रम। और ये 4 ऑप्शनों के बारे में यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ वाक्य के भेद पूछा है। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 8 होते हैं। तो यहाँ अर्थ के आधार पर पूछा है। रचना के आधार पर बात करें तो वाक्य के 3 भेद होते हैं। और वाक्य के अंग पूछें तो वाक्य के अंग 2 होते हैं, मगर अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। वो 8 भेद कौन कौन से होते हैं उनके नाम, और रचना के आधार पर कौन कौन से भेद होते हैं उनके नाम हम आगे देखने वाले हैं। रचना के आधार पर जो 3 भेद होते हैं वो होते हैं सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। और जो अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं उनमें से 2 वाक्य के भेद, एक तो हो गया प्रश्नवाचक, एक हो गया संदेहवाचक। बाकी के 6 हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। चलो घूमने चले, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो चलो घूमने चलें ये आज्ञार्थक वाक्य है या फिर इच्छार्थक वाक्य है या संकेतवाचक है या फिर विस्मयादि बोधक है? तो चलो घूमने चले, यहाँ क्या भाव प्रकट हो रहा है? यहाँ इच्छा प्रकट हो रही है कि घूमने जाने की इच्छा, तो ये इच्छार्थक वाक्य है। तो 2 वाक्य के भेद नाम हमने पहले पढ़ लिए, 8 भेद होते हैं उनमें 2 देख लिए, बाकी 4 ये हैं। तो 4 और 2 6 भेद वाक्य के हो चुके हैं, 2 आगे देखें। तो यहाँ ये इच्छार्थक वाक्य है। और अगर हम ये कहें कि घूमने जाओ, तो घूमने जाओ मतलब यहाँ आदेश प्रकट हो रहा है, तो ये आज्ञार्थक वाक्य है, यहाँ आज्ञा दी जा रही है। और अगर हम ये कहें घूमने जाता तो अच्छा होता,
तो यहाँ संकेत प्रकट किया है कि वह अगर घूमने जाता तो अच्छा होता, इसका मतलब उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता, यह संकेत प्रकट किया है। अगर कहीं अरे घूम आ गए कि इतनी जल्दी घूम आए, तो यहाँ अरे जो है वो विस्मय प्रकट कर रहा, आश्चर्य प्रकट कर रहा कि इतनी जल्दी घूम आए आप। तो ये 6 वाक्य के भेद हो चुके हैं अर्थ के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम पढ़ते तो आज हमारी यह दशा नहीं होती। तो ये वाक्य कौन सा है? तो यहाँ वाक्य है संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या फिर सरल उपवाक्य। तो यदि हम पढ़ते तो आज हमारी यह दशा नहीं होती। तो यहाँ पढ़ने की और दशा की बात हो रही है कि यहाँ एक तो क्रिया है, क्रिया क्या है? पढ़ना, और क्रिया यहाँ पढ़ना है, और क्रिया की विशेषता है यदि हम नहीं पढ़ते तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। तो ये ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा, क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता है नहीं पढ़ना, तो ये यदि से वाक्य शुरू हुआ है तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। यहाँ पर क्रिया की विशेषता प्रकट की गई है। यहाँ संज्ञा उपवाक्य होता तब वो की से जुड़ा होता, और अगर विशेषण उपवाक्य होता तो ये है वह जो सो ये शब्द आते, और अगर सरल उपवाक्य होता तो उसमें एक ही मुख्य क्रिया होती। यहाँ 2 मुख्य क्रिया हो रही हैं, तो ये सरल उपवाक्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य है। तो यहाँ 4 वाक्य दे रखे हैं, उनमें से आपको संयुक्त वाक्य बताना है। पहला है जुलाई बीत गई, यह कच्चा आम है इसलिए खट्टा है, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई। तो यहाँ संयुक्त वाक्य वह होता है जिसमें 2 वाक्य जुड़े हुए होते हैं और वो योजक शब्द द्वारा जुड़े होते हैं। तो जुलाई बीत गई एक ही वाक्य है। आम की विशेषता, ये भी आम के बारे में बताया गया है। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, ये भी वाक्य। मगर बादल खूब गरजे ये एक वाक्य है, और वर्षा नहीं हुई ये दूसरा वाक्य है। तो जहाँ 2 वाक्य मिलते हैं वो संयुक्त वाक्य होता है। ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। जुलाई बीत गई ये एक प्रकार का सरल वाक्य है। यह कच्चा आम है इसलिए खट्टा है, यहाँ आम की विशेषता प्रकट की जा रही है, तो ये विशेषण मिश्रित वाक्य है। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, यह भी एक सरल वाक्य है जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, वो सरल वाक्य होता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विधानवाचक, जो एक भेद बच गया था अर्थ के आधार पर। विधानवाचक वाक्य का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ विधानवाचक वाक्य का उदाहरण बताना है। अपना अपना काम करो, हिंदी हमारी राजभाषा है, अरे इतना लंबा आदमी, आज हिंदी अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। तो इसमें विधानवाचक वाक्य है हिंदी हमारी राजभाषा है। ऑप्शन 2 जो है ये विधानवाचक वाक्य है। अपना अपना काम करो, ये एक प्रकार का आज्ञावाचक वाक्य है, इसमें आज्ञा दी जा रही है, तो ये आज्ञार्थक वाक्य है। अरे इतना लंबा आदमी, इसमें अरे जो शब्द है ये विस्मय आश्चर्य का बोध प्रकट कर रहा है, तो ये विस्मयादिबोधक है। और आज हिंदी अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, नहीं जो है ये निषेधवाचक वाक्य है। तो ये अर्थ के आधार पर 8 भेद हो चुके हैं। संज्ञा से विशेषण बनने वाले शब्द कौन से हैं? विष जो है संज्ञा है और इसे विशेला एला प्रत्यय जुड़कर ये विशेषण बन गया। दया में आलू प्रत्यय जुड़कर दयालु विशेषण बन गया। दया संज्ञा है, पीड़ा संज्ञा है और इसमें इत प्रत्यय जुड़ने पर पीड़ित जो है ये विशेषण शब्द बन गया। नीति जो है ये संज्ञा है और इसमें इक प्रत्यय जुड़कर नैतिक विशेषण शब्द बन गया।
सुख संज्ञा है और इसमें ई प्रत्यय जुड़कर सुखी जो है ये विशेषण बन गया। अव्यय से विशेषण, जैसे नीचे क्या है, अव्यय है, तो और निचला विशेषण है। भीतर अव्यय है और भीतरी विशेषण है। क्रिया से विशेषण बन रहा है, जैसे चलना क्रिया है, इससे चालू विशेषण बना। हंसना क्रिया है, इससे हंसोड़ विशेषण बनता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही। सेकेंड पार्ट हम इसका शुरू करेंगे, उसमें ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।